जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए कक्षा इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से लाई जा रही है और जिसमें आज हम मुद्रा और शाख के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कक्षा आपको क्लास 10th की है। और यह हमारी 3rd चैप्टर होगी और जिसमें हम मनी एंड क्रेडिट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुद्रा की बात अगर करते हैं तो यह एक कौतूहल विषय है कि यह एक मनमोहक विषय है। मुद्रा की अगर बात करते हैं तो जिसमें कहता है कि मुद्रा एक मनमोहक और कौतूहल से भरा विषय है। मनी इज अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट एंड फुल ऑफ द कंक्यूरिटीज। जिसमें कहा जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। सपोज दैट अगर आपके पास मनी है तो दुनिया के वह हर चीज जो बिकती है वो आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप उसको नहीं खरीद सकते हैं। इसी चीज को कहता है। आगे देखिए, कहता है कि जिस व्यक्ति अब आगे एक NSSO है जिसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कहते हैं। यह क्षेत्राधिकार भारत सरकार का है। इसकी इसलिए हम अध्ययन करते हैं। कहता है कि सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के बाद 15 अक्टूबर 1999 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वित मंत्रालय MOSPI एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आई, जो कि संख्याओं का अध्ययन करती है, गणना करती है। उसके बारे में यह बात हो रही है। मनी एंड क्रेडिट क्या होती है? मनी एंड क्रेडिट की अगर बात करते हैं जिसमें कहता है मुद्रा विनिमय का क्या एक माध्यम है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं कि हर देश की अपनी मुद्रा होती है, कोई लीगल टेंडर होती है। सब लीगल टेंडर नहीं होती है, जो मुद्रा होती है देश की वो लीगल टेंडर होती है। जैसे जिसको सरकार, जैसे भारत में भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा उसको मान्यता दी गई हो, ठीक है। उसी चीज को कहा जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस डेट ही और सी, जो भी होते हैं, माइट वांट्स सी माइट वांट्स, ठीक है। कहा वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहां आवश्यकताओं को दोहरा संयोग होना अनिवार्य है। यानी जो वस्तु विनिमय प्रणाली होते हैं जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे आई हैव नीड मार्कर, यू हैव नीड बाइक। यह वस्तु विनिमय, अगर इनको मान के चलिए आपके पास एक मार्कर है, इनको नीड बाइक की है, तो यह बाइक वाले को ढूंढेंगे, ना कि मार्कर वाले को ढूंढेंगे। तो यह वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं होगी। वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए एक चीजों का होना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति की जो मांग होगी और जिस व्यक्ति की जो जरूरत होगी उसके ही अनुकूल, उसके ही अनुसार अगर वस्तु मिलती है तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य है। What a person desire to sell to exactly what the other wishes to buy in a barter system, goods one directly exchange without the use the money, double coincidence of wants is an essential feature। से आप बार्टर सिस्टम के तहत वस्तु बदलते हैं, वह वस्तु आपको मिल जानी चाहिए आपके वांट्स के हिसाब से। सीधा बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दूसरे को बदलना आपस में, और वैसी वस्तु होनी चाहिए जो एक दूसरे को नीड होती है। इट्स कॉल्ड बार्टर सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा।
चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया के मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। यह जो होता है दोनों के बीच में, सिंस मनी एक्ट्स एज इंटरमीडिएट इन दिस एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ अ एक्सचेंज। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर क्या कहता है, मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसे धातुओं के सिक्के हुआ करते थे, जो चलन में पिछली सदी तक रहा है। ठीक है, कहा फॉर एग्जाम्पल सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल्स, मतलब अनाज और पशु का यूज करते थे। ठीक है, एज अ मनी। देयर आफ्टर कम द यूज ऑफ मेटालिक coins, gold, silver, copper coins, a phase which continuous well into the last century। ठीक है, लास्ट पिछली सदी तक चलता था, जो सोना वगैरह चांदी वगैरह से जो बने हुए होते थे। आगे चल के कहता है करेंसी क्या होती है? कहा आधुनिक मुद्रा, इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, मतलब लीगल टेंडर के तौर पर उसको स्वीकृत करती है, इजाजत देती है, जिसमें कहा इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज द ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, आगे देखिएगा। नोट, जैसे भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी जारी करती है। देखिएगा, इन इंडिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यह 1934 एक्ट के तहत इसको स्थापित किया गया था। 1935 से यह काम करना चालू कर दी। ध्यान दीजिएगा, यह सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वर्क करता है। कौन? आरबीआई। यह सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कार्य करता है, आरबीआई। देखिएगा फिर क्या कहता है, यह लीगल टेंडर जारी करती है। ठीक है, यह लीगल टेंडर जारी करती है, इसकी साख पर आपको मिलता है, जिसमें कहा उदाहरण के लिए उसके बाद बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, और इसके बाद सोना चांदी हो गया। आगे देखिए, करेंसी में आधुनिक मुद्रा, इसे विनिमय का माध्यम कहते हैं। उसके बाद देखा कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करने का काम करती है। अधिकतम सीमा इनकी 20,000 तक की होती है। यह 20,000 तक के नोट छापने का काम करती है। ठीक है, पहले बड़े बड़े नोट होते थे, A4 साइज पेपर के साइज का पहले। आगे देखिएगा, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसीज नोट टू बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत की केंद्रीय बैंक और नियामक संस्था के तहत अधिक क्षेत्र के वित्त मंत्रालय भारत सरकार इसे के लिए जिम्मेदार है। इसे इस मुद्दे और आपूर्ति की भारतीय रुपया और विनिमय की भारतीय बैंकिंग प्रणाली या देश की मुख्य भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन भी करता है, भुगतान प्रणाली, और इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण विशिष्ट प्रभावों से में से एक है। उसके बाद आरबीआई का, जिसमें माध्यम से भी वह भारतीय बैंक नोट और सिक्कों को ढलाई करता है, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अपने में से एक के रूप में विशेष विभाजन को विनियमित भुगतान और निपटारा प्रणाली से भारत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की स्थापना आरबीआई द्वारा सभी भारतीय बैंकों को जमा राशि की बीमा और क्रेडिट सुविधाओं की गारंटी देने के उद्देश्य से एक विशेष प्रभाव के रूप में की गई थी।
इसका मुख्यालय आरबीआई का अगर हम बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात करते हैं आरबीआई का, यह मुंबई में है, जिसको आर्थिक नगरी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, स्थापना 1 अप्रैल 1934 में, यह जो एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1934 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, लगभग 87 ईयर्स अगो, 87-88 ईयर्स अगो। फिर देखिएगा, स्वामित्व वित्त मंत्रालय यानी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसके अधीन में इसकी देख रेख होती है। फिर उसके बाद भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का भारत सरकार, आगे देखिएगा, और शक्तिकांत दास इसके जो हैं अभी गवर्नर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जब विदेशों में काम करती है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से यह काम करती है। मुद्रा भारतीय रुपया है, मुद्रा जो भारतीय का है वह रुपया है, जिसका साइन ऐसा है, और डॉलर का साइन ऐसा है। ठीक है, हाँ देखिएगा, और यूएस डॉलर, जब हमारे यहाँ जो भंडार है जो यूएस डॉलर का, यह जो हमारे यहाँ यूएस डॉलर का भंडार है यह 620 बिलियन का है, बिलियन का है, और यह घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, और हमारा जो बैंक रेट है अभी फिलहाल, बैंक रेट जो है यह 4.25 है। उसके बाद भंडारण ब्याज दर, हमारा जो ब्याज दर मिलता है वह इतना बाजार निर्धारित करती है। ठीक है, यह सारे आपको इसके फीचर है। रेपो रेट होता है, एसएलआर होता है, वो आपको अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, एसएलआर लगभग 15% के आसपास होता है। कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, और जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी भी वस्तु को खरीद बेच करने के लिए उसको मना नहीं किया जा सकता है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता है। जैसे एज पर इंडियन लॉज, नो अदर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशूज करेंसीज। मोर ओवर द लॉज लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी as a medium of a payment that cannot be refused in settings transactions in India. No individuals in India can legally refuse a payment mode in a rupee. ठीक है, इंडिया में कोई भी इन रुपये में पेमेंट करने के लिए नहीं। लेकिन अब तो सरकार विदेशों से भी टाइजअप करती है कि रुपये में ही व्यापारी जो हमारे अदर देश में जाते हैं, काम करते हैं, उनकी कंपनी वगैरह होती है, तो वह रुपया में ही इन सब चीजों को आदान प्रदान करने का काम करे। ठीक है, हेंस द रुपीज इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ अ एक्सचेंज। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। चलिए, बैंकों में निक्षेप यानी डिपॉजिट विथ द बैंक्स कहता है, चूंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहते हैं। जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, ठीक है, तो उसको आप एटीएम से निकालते हैं या फॉर्म भर करके निकालते हैं, तो मांग जमा उसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विथड्रॉल ऑन डिमांड, दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, चेक पेमेंट क्या होते हैं? चूंकि मांग जमाओं को करेंसी को और करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंकों को किसी व्यक्ति के खाते में चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम पर भुगतान करने का आदेश देता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे मुद्रा समझा जाता है। चेक क्या होता है कि जैसे किसी को 20 लाख 50 लाख करोड़ आपको देने, आप चेक काट के दे दिए कि फलना डेट में आप इसको
फलाना फलाना रेट में आप इसको विड्रॉल कर लीजिएगा। तो अपने अकाउंट के लिए जमा करता है बैंक में, और बैंक उसको अकाउंट पर, उसके अकाउंट पर पैसे को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, चेक सब लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां यानी लोन एक्टिविटीज ऑफ अ बैंक के तौर पर आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखता है। जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ से, जैसे आप एक धनाढ़ व्यक्ति हैं, रिच पर्सन है, आप बैंक में जाकर के आपने जमा किया 1 करोड़ रुपया। ठीक है, और 1 करोड़ रुपया में जो बैंक होगी अपने यहाँ 15 लाख रुपया रख लेगी, और 85 लाख रुपया वह आरबीआई को भेज देगी। इसी को कहते हैं अपने यहाँ का जमा राशि का 15% वह जमा रखता है। समझ में आया? वही होता है। 1 लाख में सपोज डेट 1 लाख ही ले लीजिए, या 100 रुपया में 85 रुपया आरबीआई को भेज दिया, 15 रुपया अपने पास रखा। इसी चीज को कहता है, उसी चीज को कहा लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, यानी तौर पर आजकल भारत में बैंक जमा के केवल 15% नगद हिस्सा के रूप में अपने पास रखते हैं, और इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए प्रावधान किया गया। जैसे सपोज डेट आपने बैंक में 15% बैंक वालों ने कैश रखा, या टोटल अमाउंट जितना बैंक में आ गया, जैसे मान लीजिए कि 100 करोड़ आ गया, 100 करोड़, तो 100 करोड़ में बैंक अपने यहाँ 15 करोड़ जमा कर लेगा। ठीक है, और बाकी 85 करोड़ उसको बैंक आरबीआई को भेजने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि मान के चलिए आप 100 करोड़ जमा हुआ है, तो 100 करोड़ जमा हुआ है तो निकालने वाले लोग भी तो आएंगे, विड्रॉलर भी तो आएंगे, जो विड्रॉ करने आएंगे उनके लिए इस चीज को रखा जाता है। एग्जाम्पल, बैंक्स इन इंडिया these days hold about 15% of their deposits as cash. This is kept as a provision to pay the deposits who might come to withdraw money from the bank on any given day. ठीक है, आगे देखिएगा, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग होती है, यानी एक्टिविटी जो होती है, कमर्शियल एक्टिविटी, या किसी भी चीज को घर बनाने के लिए या नए व्यवसाय करने के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, तो आप देखते हैं कि बैंक से ऋण लेने जाते हैं, उसके लिए भी बैंक अपने पास नगद रखता है कि लोगों को दिया जा सके। फिर कहा साख की 2 विभिन्न स्थितियां होती है, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, ऋण की शर्तें, टर्म्स ऑफ अ क्रेडिट, कर्ज जाल अब देखते हैं इस्तेमाल में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थितियों में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। ब्याज दर समर्थक ऋणधारक आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, collateral and documentations requirements and the mode of repayment together comprise the what is the called the terms of the credit। आप देखते हैं एक लीगल तौर पर कहीं से हम बैंक से कर्ज लेते हैं, एक साहूकार से लेते हैं, तो जो साहूकार वाला कर्ज जो होता है वह हमको महीना में 5%, 3%, 10% पे देना पड़ता है, लेकिन जो बैंक वाला होता है वह साल में 2%, 3% पे, 4% पे, 5%, 9% पे देना पड़ता है। तो वह जो जाल होती है ग्रामीण क्षेत्रों वाली, वो लोगों को जकड़ लेती है, जिसके कारण से उनको अपनी जमीन देना पड़ता है, मवेशी देने पड़ते हैं, इन सब। गौदान एक है, उसमें देखिएगा कि किस तरह से बताया गया है ग्रामीण क्षेत्रों की परिस्थिति को, सब कुछ उजड़ जाता है, लोग कर्ज नहीं चुका पाते हैं, साहूकार के कर्ज के चक्कर में घर तबाह हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, तो इसी तरह से एक औपचारिक यानी फॉर्मल सेक्टर और एक इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं। जैसे फॉर्मल सेक्टर में आप देखते हैं पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज होता है, और अनौपचारिक में उधारदाता, साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि माने जाते हैं। ठीक है, यानी फॉर्मल वाले में फॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयज, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एक्सेट्रा, यह आपको देखने जाते हैं फॉर्मल वाले में। चलिए आज देखिएगा, आरबीआई नजर रखता है, मतलब सारी बात हो गई
तो जो आरबीआई है उसका भी कुछ काम है। तो आरबीआई को सब बैंकों का बाप कहा जाता है, यानी आरबीआई के गाइडलाइन पे ही सारे बैंकों को, प्राइवेट हो या सरकारी, निजी हो या गवर्नमेंट, दोनों को आरबीआई के निर्देश पर ही, गाइडलाइन पर ही काम करने होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करता है तो आरबीआई के पास इतनी कैपेसिटी है कि उनके लाइसेंस को भी रद्द कर सकता है। ठीक है, बहुत सारी एनबीएफसी बैंक हुई है जिसको आरबीआई ने, जो उसके माध्यम से गलत पकड़ी गई है तो उसको लाइसेंस को भी रद्द करने का काम हुआ है। चलिए, कहता है आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यक्तियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या है। ठीक है, आरबीआई द्वारा उस पर सुपरविजन का काम करता है। ठीक है, देखिएगा, द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन द एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। Similarly, the RBI sees that the banks gives loans not just to profits-making businesses and traders, but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers, etc. उसके बाद periodically banks have to submit information to the RBI on how to much they are lending to whom, मतलब किसको दिया, lending to whom, at what interest rate etc. और इंटरेस्ट रेट उसका क्या था जो आपने देने का काम करा। ठीक है, आगे, अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई स्वायत्त संस्था नहीं है, इसलिए वे अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। अपनी मर्जी से वे किसी को ऋण देते हैं और ऋण की उगाही भी करते हैं। There is no organization which is the supervise the credit activities of the lenders in the informal sector। ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, दो तरह के सेक्टर होते हैं। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है, वही कहा कि जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं वह थोड़े कॉस्टली होते हैं और वह क्या करते हैं कि एक तरह से वह अपने मनचाहा तरीके से लोगों से ऋण की उगाही करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, सत्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज द क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। अगर मान के चलिए एक कंट्री के विकास के लिए अगर कम रेट पर, कम ब्याज रेट पर अगर लोन मिलता है तो स्वाभाविक है कि उसके लिए बढ़िया होगा, देश का विकास अच्छे से होगा। उसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे कहा जाता है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, जिसमें कहा कि आप देखते हैं एक फिगर आप में बना होगा, गोल फिगर बना हुआ है, जिसमें दिखाता है कि जो पुअर फैमिली होती है उनकी रिचमेंट जो होती है ओनली 15% तक बैंक के पास होती है और 85% वह रिश्तेदार, साहूकार, दोस्त महिम जितने होते हैं उनके पास होती है। उसी तरह से हाउस होल्ड विद द फ्यू एसेट्स जिसके पास होती है उनकी पहुंच 47% तक होती है बैंकों के पास। ठीक है, और 53% तक अप्रोक्सीमेटली वह इस तरह से काम चलाते हैं। फिर आप देखते हैं कि वेल ऑफ द हाउस होल्ड जो है उसमें 28% तक वह बैंकों के पास जाते हैं, मतलब उनकी जो संख्या है इनफॉर्मल में बढ़ती है। और फिर आप देखते हैं कि जो अमीर परिवार होते हैं उनमें से ज्यादातर वह कहाँ लेते हैं, फौरी छोड़ बैंक के लिए ही 90% तक उनको ऋण मिल जाती है। ठीक है, तो बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता घट सके। जो लेकिन बैंक वाले भी उन लोगों को ऋण नहीं देते हैं जिनकी थोड़ी साख खराब होती है। तो यही साख का मतलब होता है क्रेडिट का मतलब कि आपकी अब अगर
जो लेन देन सही है उसको देख करके आपको ऋण देने का काम करती है। ठीक है, आगे देखिएगा थोड़ा और कहा, इन इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कॉर्पोरेटिव्स इन create their lendings particularly in the rural areas so that the dependence on the informal sources of credit reduces। ठीक है, कहा भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक उपलब्ध नहीं है। एक बांग्लादेश की कहानी देखते हैं जहां पे सहकारी समूह या केंद्रा है, जिसमें कहा बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीब को ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफलता इतिहास रहा है और इसकी शुरुआत 1970 के दशक में एक छोटे पैमाने पर से हुई थी और वर्ष अक्टूबर 2014 में ग्रामीण बैंक में के अब 8.68 लाख सदस्य हैं जो बांग्लादेश के 81,390 गांवों में फैले हुए हैं। इससे ऋण लेने वाले ज्यादातर महिलाएं हैं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। तो यह हमारा मनी एंड क्रेडिट चैप्टर समाप्त होता है। इको की यह हमारी तीसरी श्रृंखला है, तीसरी चैप्टर है। इसके बाद अगला फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।